नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन बायो-सावर्त के नियम का एप्लीकेशन 1 कर चुके। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र 2 फेज अपन ने इसमें लिए थे। पहला, कुंडली के केंद्र पर, इसको बी सेंटर लिख दें, कितना था μ0 Ni/2r, है ना। और दूसरा है कुंडली के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र μ0 Ni/r²/2 r² + x² की पावर 3/2। तो ये 2 कैलकुलेशन, एप्लीकेशन तो एक ही मानी जाएगी, पर ये 2 कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं। फिर इसमें अपन ने कुछ जो चीजें जानी, उनमें यह भी जाना कि किसी भी वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान उसके केंद्र पर होता है, जो इतना है। ठीक है साहब। अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, वह टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। ये सब कुंडलियों से ही रिलेटेड है। एक विशेष प्रकार की ऐसी संरचना है जिसके या जिसका उपयोग करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां, कुंडलियों की विशेष संरचना जिसका उपयोग हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ये रिपीट कर दिया मैंने ना। अब कौन सी संरचना था, तो उसको हिंदी में सुनिए आप ध्यान से। उभयनिष्ठ अक्ष पर, यानी अक्ष कॉमन है, समान आकार की, मतलब त्रिज्या भी बराबर है, ऐसी 2 कुंडलियां भी 2 हैं, जिनमें समान धारा, मतलब धारा भी समान है, समान दिशा में प्रवाहित हो तथा जिनके केंद्रों के बीच दूरी कुंडलियों की त्रिज्या के बराबर हो, तो ऐसी संरचना को हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। बना के दिखाता हूं सब मैंने। ये सब उभयनिष्ठ अक्ष, उभयनिष्ठ अक्ष का मतलब कॉमन एक्सिस, ये उभयनिष्ठ अक्ष ले लिया अपन ने। ठीक है। समान आकार की, मैं कलर चेंज करता जाऊंगा, ये सब समान आकार की, दोनों को सेम शेप में लेना है आपको, है ना। इसको कुंडली ए बोल दे तो इसका केंद्र ए बोल देते हैं, इसको कुंडली बी तो इसका केंद्र बी। समान आकार की, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या भी r रहेगी, परिभाषा के अनुसार। समान आकार की ऐसी 2 कुंडलियां जिनमें समान धारा समान दिशा में, तो सब दोनों में धारा भी समान दिशा में कर देता हूं और धारा का मान भी मैं समान लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया I, इसमें भी I, तथा जिनके केंद्रों के बीच दूरी त्रिज्या के बराबर हो। ये सब इनका सेंटर जो अक्ष पर है, दोनों के बीच की दूरी r होनी चाहिए। तो केंद्र से कुंडली A की दूरी और केंद्र से कुंडली B की दूरी r/2 मतलब दोनों के बीच की दूरी कुंडलियों की त्रिज्या के बराबर। ये जो संरचना आपके सामने दिख रही है, आपको जो बनाई गई है, इसी को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां, है ना। तो परिभाषा में यही बोला था, उभयनिष्ठ अक्ष पर समान आकार की ऐसी 2 कुंडलियां जिनमें समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो तथा जिनके केंद्रों के बीच दूरी कुंडलियों की त्रिज्या के बराबर हो, ऐसी संरचना को हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। क्लियर सब। अब सब ग्राफिकली
थोड़ा सा दिखाते हैं अपन। ये जैसे ए कुंडली का केंद्र, ये कुंडली बी का केंद्र, अपन इसका ग्राफ खींच ही चुके हैं, है ना, अक्ष पर। तो आप खुद देख लीजिए बिंदु ओ कहां है, कुंडली ए की भी अक्ष पर ही है और बी की भी अक्ष पर ही है। कुंडली ए में भी सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर ही होगा। इसी प्रकार कुंडली बी में भी सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर ही होता है ना। मध्य में देखें तो ये चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा अधिक होगा, हल्का सा है ना, ज्यादा नहीं, पर लगभग लगभग इन दोनों के बीच चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट रहेगा, स्थिर बना रहेगा, है ना। तो सब हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के बीच चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है। ये तो होगी संरचना। अब इसमें सब ये अपन से जो पूछता है, जैसे न्यूमेरिकल दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना, डायरेक्ट टॉपिक भी हो सकता है। अब ये अपन से पूछता है कि बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करके बताओ। बिंदु ओ दोनों कुंडलियों के बीच का बिंदु है और कहां पर है, दोनों कुंडलियों की अक्ष पर है। तो केंद्र वाला फॉर्मूला तो काम में आने वाला है ही नहीं, है ना। अब देखो सब, मध्य बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर साहब। बी ओ लिख दे साहब, ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र व बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग क्यों लिखा मैंने, देखो दोनों कुंडलियों में धारा समान है, दोनों की त्रिज्या समान है, मध्य बिंदु से दोनों की दूरी भी समान है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो समान होगा ही। अब दिशा देखो, ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय दिशा में, अब भी बी के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में, तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है। अगर इसके कारण देखो आप तो भी इधर ही है और उसके कारण देखो तो भी इधर ही है, तो दोनों के कारण एक ही दिशा में है, तो स्वाभाविक है परिणामी सदिश योग का कोई मतलब ही नहीं है, परिणामी बीजगणितीय योग के बराबर। अब दूसरी बात, सभी चीजें दोनों के लिए सेम है, तो ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर मतलब बिंदुओं पर और बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदुओं पर बराबर होंगे, उसमें अलग अलग होने का कोई कारण ही नहीं है। तो सब इसका मतलब ऊपर चुंबकीय क्षेत्र या तो ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, उसका 2 गुना कर दो, या बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल के उसका 2 गुना कर दो, क्योंकि दोनों कुंडलियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो समान ही है, दोनों में धारा समान, दोनों की त्रिज्या समान, दोनों से बिंदु की दूरी समान है ना। तो आप चाहे ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, दुगना कर देना, या बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, दुगना कर देना, है ना। तो सब कोई सभी निकाल देते हैं। अब थोड़ा सा कंजस्टेड लेते हुए इसी पन्ने पर बैठे, इसने ऊपर चुंबकीय क्षेत्र 2, ए के कारण निकालोगे ऊपर अक्ष पे ही आएगा, बी के कारण निकालोगे ऊपर तो अक्ष पर ही आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला ले, अक्ष वाला, μ0 n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल बाई 2, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अक्ष पर केंद्र से दूरी x बताइए, है ना, केंद्र से दूरी को x कहते हैं। अगर a के देखेंगे तो सामने की तरफ r/2 और b से देखेंगे तो पीछे की ओर r/2, तो क्योंकि x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/2, प्लस माइनस इससे लिखा कि ओ कुंडली ए के तो सम्मुख है, सामने है, और कुंडली बी के पीछे की तरफ है, इससे प्लस माइनस रखो साहब वैल्यू। इसलिए ऊपर चुंबकीय क्षेत्र μ0
NiR² अपॉन R²। x की जगह अपने को रखना R/2, यहाँ x² है तो R/2 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा R² अपॉन 4 होल पावर 3/2। क्लियर होगी बात, है ना? कोशिश कर रहा हूं इसी पेज पर हो जाए काम, है ना? देखते हैं। अब R² को तो उठा लो आप बाहर, R² को बाहर निकालोगे 3/2 पावर है, तो बाहर ऊपर का पद तो ऐसे लिख दूं μ0 NiR², और मैंने R² को कॉमन निकाला, उस पे पावर 3/2 है, तो क्या दिखेगा अपने को बाहर R3। ये तो R की बात होगी। इधर बचा 1, इधर बचा 1/4, 1 + 1/4, सीधे हिंदी में बोले तो 1.25, या आप ऐसे नहीं बोलो तो 5/4, कि 1 + 1/4, 1 + 1/4 यानी 5/4, 5/4 पर पावर है 1.5 यानी 3/2। अब 5, ये देखो 1.5 पावर लगा दी, 1.5 का मतलब 1.5 पावर, 3/2 का मतलब 1 और आधी, अपॉन में कितना हुआ 5/4 है ना, तो अपॉन में 4√4, ठीक है ना? तो ये दोनों पे 3/2, ऊपर वाला 5/4 था, 5/4 पे 1.5 पावर, 1 और आधा 1.5, 4 पर 1.5 पावर, 1 और आधा 1.5, है ना? अब देखो 1 R तो बच रहा है नीचे, ठीक है? ये 4 का रूट 2 तो 8 ये 2 और इंटू 4 यानी 8 है ना, तो ऐसे लिख देता हूं मैं, संख्या को एक तरफ करता हूं, ये 8 ये ऊपर चला गया, अपॉन 5√5, बिल्कुल क्लियर है ना? अब अपने पास इधर क्या बचता है, इधर बचता है μ0 Ni/R, ठीक है ना? आप इसको सोल्व करेंगे तो B0 ये आएगा 0.716, सोल्व करके देख लेना, है ना? μ0 Ni/R, क्लियर साहब? अब अगर मान लीजिए आप केंद्र से तुलना करना चाहते हैं, यह केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है, μ0 Ni/R है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो साहब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा 1.432, 716 का दुगना करेंगे तो 1432 यानी 1.432, और यहां पर आप 2 का डिवीजन करेंगे μ0 Ni/2R। अब μ0 Ni/2R क्या होता है सब, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। इसका मतलब ये हुआ, बस यहां लास्ट रिजल्ट लिख देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए और ये काम इसी पेज पर खत्म हो जाए। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य में बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र किसी कुंडली के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, अब कुंडली के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है, उसके केंद्र पर। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के बीच में, ये बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान, दोनों में से कोई सी भी कुंडली, दोनों सेम है ना, का मान प्रत्येक कुंडली के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का मतलब सबसे ज्यादा केंद्र पर था, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का कितना गुना होता है 4.32 गुना होता है। तो ये सिंपल आपके सामने कंप्लीट टॉपिक इसी पेज पर आ गया, बस यहां से मैं यहां ले गया क्योंकि इस एक लाइन के लिए फिर मेरे को आगे अगला पेज लेना पड़ता, फिर वो बात चूक जाता। अब तो सबके सब सामने है, देखो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों की संरचना सामने, ग्राफ सामने है, डेरिवेशन छोटा सा है वो आपके सामने है।
तो सब ये एप्लीकेशन 1 तो कंप्लीट होगी और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी, अंतिम बात यही थी पहली एप्लीकेशन से जो बायो सावर्त की अपन कर चुके, उससे रिलेटेड ये बात थी हेल्महोल्ट्ज कुंडली, ये भी अपन ने पूरा कर दिया। अब अपन एप्लीकेशन 2 पर आते हैं, दूसरे अनुप्रयोग पर आते हैं। बायो सावर्त के 2 ही अनुप्रयोग अपने सिलेबस में हैं। फिर मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि न्यूमेरिकल से कोशिश की जाएगी कि आपका काम पक्का कर दिया जाए, है ना। इसलिए न्यूमेरिकल को हो सकता है थोड़ा ज्यादा चला लें, लेकिन फिलहाल अनुप्रयोग 2 है ना। तो पहले बात करें सब अनुप्रयोग 2 का, क्लियर साहब। अनुप्रयोग 2 क्या है सब? तो अनुप्रयोग 2 सिंपल है, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैं लिख देता हूं, है ना। सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो सब सीधा सीधा अपन ने लिख दिया जो मोटिव है। अब सब उस हिसाब से अपने को काम करना है, बायो सावर्त के नियम का इस्तेमाल करना है। बार बार मैं लिख दिया करता हूं बायो सावर्त का नियम, ताकि आपको याददाश्त में बना रहे। आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा के लिए मैंने एक बात बता रखी है कि जब भी व्रत आएगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है। हर जगह तो नहीं होता, आप एप्लीकेशन चेंज होगी तो अभी आपके सामने देखते हैं क्या होता है ना। अब मैं चित्र इधर ले लेता हूं ताकि आपको बात को ढंग से समझा सकूं। ये सीधा लंबा एक चालक ले लिया मैंने, एक्स वाई कह दीजिए आप इसको, है ना। थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा दिख रहा हो तो इसमें धारा प्रवाहित है, ये धारा प्रवाहित है, धारा को आई लिख देते हैं अपन। अब मोटिव, मोटिव है कि इस तार के सम्मुख, मतलब ठीक सामने, है ना, आपको डी दूरी पर, तो दूरी को यहां पर अपन रिप्रेजेंट करेंगे डी से, बिंदु पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ये उद्देश्य दे दिया गया है आपको। अब आपका ये काम है, आपको बायो सावर्त से काम कंप्लीट करके दिखाना है। तो प्रेक्षण बिंदु P है और तार के सम्मुख है, मतलब ठीक सामने है। इस पर आपको इस सीधे लंबे तार XY के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बायो सावर्त कहते हैं सबसे पहले आप अल्पांश लीजिए, जहां धारा प्रवाहित है तो तार पर धारा प्रवाहित है, तार पर अल्पांश लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं। तो सब बिंदु O से L दूरी पर यह हमने एक अल्पांश चूज कर लिया, इसको dl कह देंगे अल्पांश को। हाथों हाथ में लिख भी देता हूं कि अल्पांश dl, है ना साहब। तो इस अल्पांश को अपन dl कह देते हैं और जाहिर भी कर देते हैं, अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं अपन। ये बिंदु O डैश शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, और dl अल्पांश। तो सब जैसा बायो सावर्त ने कहा कि सबसे पहले अल्पांश लीजिए, अपन ने ले लिया, चलिए। अब बायो सावर्त कहते हैं इस अल्पांश को P से मिलाइए, मिला दिया, है ना। ये अल्पांश थोड़ा सा टेढ़ी सी लग रही लाइन, मैं उसको एक बार सीधा कर लूं, है ना। वो थोड़ा सा चित्र फेयर टाइप का लगना चाहिए, ये सब अब लगभग सीधा लगा। तो सब ये मिला दिया, जैसा बायो सावर्त कहते हैं। अल्पांश से, अल्पांश तो आपने मध्य बिंदु से L दूरी पर लिया है, कहीं भी ले सकते थे आप, इसके लिए बाउंड नहीं, ऊपर भी ले लो नीचे भी ले लो, लेना वहां है जहां धारा प्रवाहित है। उससे प्रेक्षण बिंदु को मिलाओ, मिला दिया। इस दूरी को आपको क्या बोलने का बोला गया है? इस दूरी को आप बोलेंगे स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। चलो सब
सभी तैयारियां होगी। अब इसमें कोण भी दिखा दें, है ना। अल्पांश और प्रेक्षण बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच कोण, उसको थीटा बोलना है, बोल दिया। तो सब सीधे लंबे धारावाही चालक पर लिए गए अल्पांश dl के कारण प्रेक्षण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट से, ठीक है ना। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट से, तो dB। अब देखो किसका क्या क्या करना है। μ0/4π, ये तो एज इट इज रहेगा। धारा I है, I ही लिखो। अल्पांश dl ही है, dl ही लिखो। थीटा 90 नहीं है, थीटा थीटा ही है, तो साइन थीटा ही लिखो। अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी r ही है, तो r ही लिखो। इसमें कुछ भी जो फिजिकल क्वांटिटी वो कम ज्यादा नहीं हुई, सारी फिजिकल क्वांटिटियां एज इट इज। जैसे वृत्त में तो अपन स्मॉल r की जगह त्रिज्या आ जाती थी, थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाता था, तो वृत्त में तो एक चीज ऐसा हुई थी हमारे सामने। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां तो ऐसा कैसा आ गया, कोई चीज में से हट ही नहीं रही। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे को तो XY यानी कंप्लीट तार के कारण निकालना है। कंप्लीट तार के कारण निकालने के लिए इसका मैं समाकलन करूंगा, इसका समाकलन पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे पॉसिबल नहीं है? ऐसे पॉसिबल नहीं है कि जैसे ही मैं अल्पांश dl की पोजीशन चेंज करता हूं, dl की पोजीशन चेंज करते ही दो चीजों में परिवर्तन होगा। एक तो परिवर्तन हो जाएगा थीटा में, और एक परिवर्तन हो जाएगा अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी स्मॉल r में। तो दो वेरिएबल हैं भाई, एक अकेला वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में कर देंगे, उसी के सापेक्ष कर देंगे। लेकिन यहां तो चक्कर ही हो रहा है कि साहब अल्पांश के लिए तो हो ही गया डायरेक्ट, उसमें कुछ काट छट हुई नहीं। अब साहब संपूर्ण तार XY के लिए तो इसका समाकलन कर दो। अब इसका समाकलन करो कैसे? इसका समाकलन करेंगे तो साफ दिख रहा है, चेंज द पोजीशन ऑफ dl ऑन वायर, देन ऑल्सो टू फैक्टर आर चेंज, वन इज r, सेकेंड इज थीटा। दो चीजें एक साथ चेंज होती हैं, r भी चेंज होता है, थीटा भी चेंज होता है, तो इंटीग्रेशन की पोजीशन भी नहीं है। तो साहब अब इस नियम को देखने के लिए हम P साइड पे जाते हैं। अभी तक तो तार की तरफ खड़े होकर देखते थे, अब इस बायो सावर्ट को P साइड से देखो। P साइड से देखने के लिए ये दूरी तो 90 डिग्री यानी लंबवत दूरी बोलेंगे इससे, है ना। 90 डिग्री का कोण है जो हमने D दूरी पे, तो मोटिव है अपना, D दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं। तो साहब लंबवत दूरी से L दूरी पर, या लंबवत दूरी वाले बिंदु O से L दूरी या तार की L लंबाई द्वारा बिंदु P पर आंतरिक कोण मान लीजिए फाई है। यानी अब थीटा को तो आप लुप्त कीजिए और थीटा की बजाय आप बात कीजिए फाई की। यानी अब बायो सावर्ट को आप देखिए P साइड से, और आपको इसमें जो दो वेरिएबल हो रहे हैं उन वेरिएबल्स को आप कन्वर्ट कर दीजिए कांस्टेंट में। कांस्टेंट कौन है? तार से बिंदु की दूरी D कांस्टेंट है, तो R को भी D में चेंज कर दो। अब देखते हैं, देखा रिजल्ट क्या आता है ऐसा करने से। तो तार की L लंबाई द्वारा प्रेक्षण बिंदु P पर आंतरिक कोण फाई है, तो साहब पहला चेंज आएगा थीटा में, थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस फाई, रखना पड़ेगा उसमें क्योंकि अब हम P साइड से देख रहे हैं। चलो सब, दूसरा R को कांस्टेंट में चेंज करो, तो जिसको चेंज करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जिसमें चेंज करते हैं उसे हमेशा बटे में लिखते हैं। तो हो गया कर्ण बटा आधार।
कर्ण बटा आधार को अपन कहते हैं सेक फाई, सेक फाई कहलाता है। आधार बटा कर्ण कोस, तो कर्ण बटा आधार सेक, है ना। इसलिए स्मॉल आर बराबर रख देंगे डी सेक फाई। चलो सब, एक चेंज तो ये पुट करना है, आर की जगह ये रखना है एक में। अब डीएल, क्योंकि आर डी में चेंज हो चुका, एल द्वारा आंतरिक कोण ले चुका, तो एल भी नहीं रहेगा इसमें। एल को भी किस में चेंज करो, कांस्टेंट में। ठीक है साहब। नेक्स्ट चेंज, एल चेंज इन डी, जिसको चेंज करते हैं उससे हर ऊपर की तरफ लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जिसमें चेंज करते हैं उसे बटे में लिखा जाता है ना। ये हमेशा ध्यान रख लो, ये तो छोटी मोटी बात है। एल लंब, डी आधार, लंब बटा आधार को कहते हैं 10, तो ये हो गया साहब 10 फाई। इसलिए सिंपली एल बराबर क्या हुआ, डी 10 फाई। अब अपने को एल तो चाहिए नहीं, अपने को तो डीएल चाहिए, तो अवकलन करो सब। अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, फाई के, डी तो कांस्टेंट है, स्मॉल डी तो कांस्टेंट है, तो अवकलन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, अवकलन करेंगे आप फाई के रेस्पेक्ट में, है ना। तो देखो साहब, अवकलन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू फाई। आता है डीएल डी फाई, डी कांस्टेंट, 10 फाई का क्या हुआ सब, अवकलन सेक स्क्वायर फाई। इसलिए डी एल इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये सब सभी चेंजेज एक में रख के देखो क्या परिस्थितियां पहले जैसी हैं या बेहतर होती हैं। पहले तो दो वेरिएबल थे, तो पहले तो समाकलन करने की स्थिति थी ही नहीं। जब ऐसी स्थिति नहीं थी तो हमने कहा कि तार की एल लंबाई द्वारा बिंदु पी पर आंतरिक कोण फाई मान लें। अब चेंज करें, देखा है ना। तो साहब ये और ये तीनों वैल्यू किस में पुट कर दो साहब, समीकरण 1 में, ना। पेन चेंज करता रहता हूं ताकि वो आपको लगे सही सान। अब 1 से डीबी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0 I अपॉन 4 पाई, ये सब चीजें तो अलग कर दी मैंने, μ0 I अपॉन पाई। डीएल की जगह लिखो साहब। अब देखो अपन क्या लिखते जा रहे हैं, डीएल की जगह डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये डीएल की जगह रख दिया। साइन थीटा, थीटा की जगह आप 95 माइनस फाइव लिखोगे, तो साइन 90 माइनस फाइव यानी हो गया कोस फाइव, मैंने रख दिया सर। थीटा की जगह 90 माइनस फाइव, तो साइन 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू कोस फाइव। अपोन में आ जाओ। अपोन में आपके पास क्या है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू डी सेक फाइव, इसका स्क्वायर करो तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। थोड़ा सा काटने के लिए मैं अदर कलर ले लेता हूं, एक डी से डी कट गया सब, सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव कंप्लीट कट गया। अब आपके पास देखो कांस्टेंट क्या क्या बचे, उनको एक तरफ करते हैं। μ0 कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डी कांस्टेंट। इधर क्या बचता है अब आपके पास, कोस फाइव डी फाइव, ये बचता है सब आपके पास। अब अगर आप इसका एनालिसिस करो तो इसके एनालिसिस में सभी चीजें किस में कन्वर्ट होगी, कांस्टेंट में। देखो सब, केवल अब तार की एल लंबाई द्वारा आंतरिक कोण ही रह गया, यही वेरिएबल है। अब आप समाकलन कर सकते हो और संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना भी। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब ये केवल पी पर आंतरिक कोण मांग रहा है। अभी जैसे ये सिरा एक्स है,
ये सिरा y है। अब इसको x सिरे और y सिरे द्वारा OP के संगत आंतरिक कोण चाहिए। OP के संगत आंतरिक कोण चाहिए, है ना। OP के संगत सिरे x द्वारा आंतरिक कोण मान लिया आपने φ1 और OP के संगत सिरे y द्वारा आंतरिक कोण मान लिया आपने φ2। तो संपूर्ण धारावाही चालक के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो सब अतः संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये लो सब। तो आपको समझ में आ गया ट्रिक। इस पोजीशन में आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, इसने आपने पलटी मारी। पलटी मारी का मतलब आपने फॉर्मूले को पी साइड से देखना चालू। बायो-सावर्त थी, उसमें कोई चेंज तो हुआ ही नहीं, है ना। जब आपने पी साइड से देखा, फिर आपने चेंजेज किए, तो अब जो इक्वेशन उभर के आपके सामने आती है चेंजेज करने के बाद, उस इक्वेशन में आपको साफ दिखता है कि साहब अब आपको पी पर आंतरिक कोण चाहिए, सिरे x द्वारा, सिरे y द्वारा, पर चाहिए किसके संगत? OP के सापेक्ष, क्योंकि आपने फाई भी OP के सापेक्ष लिया था। अब संपूर्ण, तो अब आ जाओ B लिख दें, B कांस्टेंट को बाहर फेंक दो, μ0 I अपॉन 4 पाई D समाकलन, कहां से कहां तक का? φ1 से φ2 का। अब एंगल किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो आप? आपने एंगल लिया है OP के रेस्पेक्ट में। अब OP के रेस्पेक्ट में तो चक्कर पड़ रहा है, φ1 नीचे है यानी एंटी क्लॉकवाइज है, और φ2 ऊपर है यानी क्लॉकवाइज है। अगर दोनों एंगल क्लॉकवाइज हों तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एंगल एंटी क्लॉकवाइज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज हो तो फिर आपको लिमिट लगाने से पहले सोचना चाहिए। यानी -φ1 से +φ2 लिखेंगे। अगर दोनों क्लॉकवाइज होते तो आप सिंपली φ1 से φ2 लिखते, दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते तो भी आप सिंपली φ1 से φ2 लिखते, लेकिन इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज है तो दोनों को प्लस लिखा ही नहीं जा सकता। एक को प्लस लिखेंगे तो दूसरे को माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने तीर सहित दिशा दिखा रखी है ना। cos फाई d फाई, इंटीग्रेशन कर दें सब, कोशिश करते हैं यहां पर करने की, बस कचरा नहीं होना चाहिए ना। मैं कलर इसीलिए चेंज करता जा रहा हूं ताकि दिखने में कहीं गड़बड़ नहीं हो। इंटीग्रेशन करें सब, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, इसको तो बॉक्स में डाल दें, तो बायो-सावर्त का नियम है ना। ये इसको हटा दें बायो-सावर्त के नियम को, इससे अब अपने को क्या मतलब, अपना काम हो ही चुका, तो इसको हटा दें, या स्पेस मिल जाएगी, इसी पेज पे हो जाएगा तो अपने लिए बेटर रहेगा ना। सब इंटीग्रेशन करें, b ये μ0 I अपॉन 4 पाई d अपॉन 4 पाई d। थोड़ा सा मैं शब्दों में छोटा कर रहा हूं, कंप्रोमाइज कर रहा हूं। कोस फाई का समाकलन, कोस फाई का समाकलन साइन फाई है ना। लोअर लिमिट -φ1 और अपर लिमिट +φ2। अपने को लिमिट ही रखनी, उच्च सीमा और निम्न सीमा, यानी b बराबर μ0 I अपॉन 4 पाई d, उच्च सीमा φ2 है, साइन φ2 माइनस निम्न सीमा साइन, इसको मैं मझला कोष्टक कर देता हूं, थोड़ा सा ब्रैकेट को छोटा बड़ा कर देते हैं, उस ब्रैकेट से क्या अंतर बता दूंगा मैं ना। ये -φ1 समझ गए होंगे आप।
अब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0 I अपॉन 4πd साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ये सब सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये सब निकल गया। बिल्कुल सिंपल ही है ना आपके साथ। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें, क्योंकि इससे संबंधित बातों को और समझेंगे अभी। तो ये सब एप्लीकेशन 2 कंप्लीट है, थ्योरी मैंने बोल दी है ना, और मोशन लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, तो ये सब चीजें आपको डीपीपी के या इनके रूप में मिल भी जाएंगे। जो आपको जो भी मटेरियल है वो सब मिल जाएगा, जो हम बोल रहे हैं वो सब अवेलेबल मटेरियल है। क्लियर साहब? तो ये सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण सम्मुख यानी डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है।